नमस्कार मित्रों, नित्या एग्जाम पॉइंटर में आपका पुनः स्वागत है। आज मुझे फिर से एक बार आप सबके समक्ष रूबरू होने का मौका मिला। समाज से प्रक्रिया चल रही है, हम लोग समाज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज जो हिंदी समाज में 6 प्रकार के समास हैं, जो 6वां समास है या समास का हम कह सकते हैं अंतिम प्रकार या अंतिम भेद आज पढ़ने जा रहे हैं। और उस समास का नाम है तत्पुरुष समास। कौन सा समास आज मुझे पढ़ना है? आज हमको तत्पुरुष समास पढ़ना है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। देखिए, तत्पुरुष समास। अब प्रश्न ये बनता है कि तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है और कौन सा पद अप्रधान होता है। हम आप लोगों को प्रधानता के आधार पर समास के भेद बताए हैं, जो कि 4 प्रकार के होते हैं, पिछले वाले लेक्चर में है। जो हमारे नए मित्र, नए व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाकर के हमारे जो पिछले वीडियो हैं उसको देखें, चर्चा करें और उसका अच्छे से पढ़ाई करें और नोट बनाएं। मित्रों, तत्पुरुष समास में हम बताए थे कि जो तत्पुरुष समास होता है इसका बाद का पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के बाद का पद प्रधान होता है, बाद का पद प्रधान होता है। बाद का पद क्या होता है? प्रधान होता है। अप्रधान का मतलब क्या होता है? मुख्य होता है। ठीक है, बाद का पद, बाद का पद। अब बाद कह सकते हो या आप अंतिम कह सकते हो। ठीक है, बाद का पद या अंतिम का पद प्रधान होता है। ठीक है, बाद का पद या अंतिम का पद, ये भी कह सकते हो। अंतिम पद, बाद का पद, बाद के पद या अंतिम पद। ठीक है, हाँ, बाद का पद या अंतिम पद क्या होता है? प्रधान होता है तत्पुरुष का। अब देखो, यहाँ पर प्रश्न ये बनेगा कि तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो आप बताओगे बाद का पद प्रधान होता है या अंतिम पद प्रधान होता है। प्रधान ना पूछ करके मुख्य पूछ लेगा तो आपको मुख्य ही बताना है कि बाद या अंतिम का पद क्या होता है? मुख्य होता है। किस समास का? तो आप बताओगे तत्पुरुष समास का। चलिए, और पहला पद क्या होता है? अप्रधान होता है। अब प्रश्न करने वाली बात यह है कि जो समास का परिभाषा है, किस समास का? तत्पुरुष समास का परिभाषा है। देखिए, तत्पुरुष समास परिभाषा क्या है? परिभाषा देखिए, परिभाषा देखिए, जिस समस्त पद जिस समस्त पद में, ठीक है, जिस समस्त पद में उत्तर पद का प्रधान हो। ठीक है, उत्तर का मतलब बाद भी होता है। उत्तर पद, जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर का मतलब क्या होता है? बाद कह सकते हो। जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान होता है, क्या होता है भैया? प्रधान होता है। जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, तथा दोनों पदों के कारक विभक्ति का लोप होता है। तथा दोनों पदों के मध्य, तथा दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का लोप होता है। क्या होता है? लोप होता है, तो तत्पुरुष समास कहलाता है। तो तत्पुरुष समास कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास कहलाता है। हम चर्चा करें आज तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का उत्तर का पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? यहाँ आप उत्तर पद प्रधान होता है ये भी कह सकते हो, या बाद का पद प्रधान होता है, या कह सकते हो अंतिम पद प्रधान होता है। सब एक ही है। ठीक है,
अब परिभाषा, जिस समस्त पद में, समस्त पद की चर्चा हम कर चुके हैं, मैं बताया हूँ, समस्त पद में उत्तर पद या बाद का पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का क्या हो जाता है, लोप होता है, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मित्रों, उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। और यहाँ पर प्रश्न ये भी बनता है, तत्पुरुष समास को एक अन्य नाम से भी जानते हैं। तत्पुरुष समास का अन्य नाम भी है और वो अन्य नाम है कारक तत्पुरुष। अन्य नाम क्या है, कारक तत्पुरुष, कारक तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष का एक अन्य नाम से भी जानते हैं, कारक तत्पुरुष। किस नाम से जानते हैं मित्रों, तो कारक तत्पुरुष भी कह सकते हो। ठीक है, क्यों कारक तत्पुरुष कहोगे, क्योंकि तत्पुरुष समास में, किसमें, यहाँ लिख लीजिए तत्पुरुष समास में, हाँ देखिए तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है भैया, तो कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए तत्पुरुष समास का जो अन्य नाम है कारक तत्पुरुष भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए आप लोग, कारक तत्पुरुष में, फिर से सुनिए, तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए इसको कारक तत्पुरुष को हम कारक तत्पुरुष भी कह सकते हैं। तो कभी अगर पूछेगा परीक्षा में कि तत्पुरुष का अन्य नाम क्या है, तो आप बताओगे कारक तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष का अन्य नाम है। अब प्रश्न यहाँ ये बनता है, देखिए थोड़ा सा और लिखेंगे, देखिए समास विग्रह करते समय कर्ता कारक व संबंध कारक को छोड़कर, ये इसको याद करना सभी को, क्योंकि सबको पता है कि जो कारक चिन्ह होते हैं कितने होते हैं, कितना कारक चिन्ह होता है, आप लोग बताइए कारक चिन्ह कितना होता है। तो कारक चिन्ह या कारक कितने होते हैं, कारक कितने होते हैं, कारक कितना होता है, तो आप बताओ। कारक 8 प्रकार के हैं। कारक के कितने प्रकार हैं, 8 प्रकार के। लेकिन जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में, ठीक है, फिर से देखिए, तत्पुरुष समास में केवल 6 कारक का प्रयोग करते हैं, केवल 6 कारकों का प्रयोग करते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया, हूबहू ऐसे पूछा गया है कि तत्पुरुष समास में कितने कारक का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताओगे 6 कारक का प्रयोग किया जाता है। कारक के कितने प्रकार हैं हम अच्छे से समझाए हैं, बताए हैं, पिछले वाले वीडियो में सब कुछ है, आप देख सकते हैं उसको जा करके। अब देखिए, तो यहाँ पर नोट में लिख लेंगे, नोट में क्या लिखेंगे आप कि समास विग्रह करते समय समास विग्रह करते समय, हाँ फिर से देखिए, समास विग्रह करते समय कारक व संबोधन कारक को छोड़कर, ठीक है, समास विग्रह करते समय, ठीक है, कर्ता कारक व संबंध कारक को छोड़कर, हाँ ठीक है, कर्ता कारक व संबोधन कारक को छोड़कर, ठीक है, छोड़कर समास विग्रह करते समय कर्ता कारक, ठीक है, और संबोधन कारक को छोड़कर शेष कारक या शेष कारकों की विभक्तियाँ प्रयुक्त की जाती हैं, ठीक है, की विभक्तियाँ प्रयुक्त की जाती हैं,
प्रयुक्त की जाती है। फिर से देखिए, नोट में आपको पढ़ना है, समास विग्रह करते समय कर्ता कारक और संबोधन कारक, मतलब एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, को छोड़कर शेष कारक कितने हैं? 6 की विभक्तियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। मतलब तत्पुरुष समास में केवल 6 कारक की विभक्तियाँ का प्रयोग होता है। कितने कारक की विभक्तियाँ का प्रयोग होता है मित्रों? तो 6 कारक विभक्तियाँ का प्रयोग होता है, ठीक है। और 6 कारक कौन कौन है? 6 कारक कौन कौन है आपको पता है, क्योंकि कारक मैं पढ़ा चुका हूँ। जो हमारे नए मित्र हैं, नए विवर्ष हैं, वो यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 कारक कौन कौन से हैं। कर्ता कारक, ठीक है, कर्ता ने कर्म को ये सब था तो कर्ता को हटा देते हैं, क्योंकि कर्ता का जो विभक्ति है उस तत्पुरुष समास में प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, कर्ता को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? कर्म आएगा, ठीक है। देखिए कारक ये है, ये कारक। चलिए कौन कौन कारक का प्रयोग होता है? 6 कारक का। देखिए नंबर 1 कर्म कारक, कर्म लिखता शॉर्टकट में, आप समझिए। नंबर 1 कर्म, ठीक है। उसके बाद क्या है? कर्म करण संप्रदान, कर्म करण संप्रदान। उसके बाद अपादान, कर्म करण संप्रदान अपादान। उसके बाद अधिकरण, लिख लीजिए, अधिकरण गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। अभी एक और है, संबंध है। क्या है भैया? तो संबंध है। ये कितने कारक हो गए? 6। गिनिए, 1 2 3 4 5 6। इन्हीं 6 कारकों का प्रयोग, ठीक है, इन्हीं 6 कारकों का प्रयोग तत्पुरुष समास में होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास में होता है। किसका होता है? तो मात्र 6 कारक। कौन कौन है? कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक और संबंध कारक। 2 कारक और बचते हैं। कौन कौन कारक? एक है कर्ता कारक और दूसरा संबोधन कारक। दूसरा क्या है? तो संबोधन कारक है मित्रों। संबोधन कारक और कर्ता कारक, ये दो कारकों का प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं किया जाता है, ठीक है। अब कई बार चर्चा हो गया, आपको याद होना चाहिए। चलिए इतना आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, वीडियो को गौर से देखिएगा, अच्छे से नोट बनाइएगा, ठीक है, ताकि आने वाले परीक्षा में हमको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, रिवीजन करने के लिए आपके पास पर्याप्त नोट हो, ठीक है। अब देखिए, लिख सकते हैं कि कारक विभक्ति के आधार पर कभी भी पूछ लेगा, ये बताइए कारक विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बताओगे 6 प्रकार के होते हैं। कारक विभक्ति के आधार पर, ठीक है, विभक्ति या कारक चिन्ह भी कह सकते हो। कारक विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास, ठीक भैया, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। के कितने भेद है भैया? के 6 भेद हैं। एक एक करके हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी तो 6 में विभक्ति या कारक बता दिया, अब एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले कौन सा प्रकार है? तो लिखेंगे कर्म कारक तत्पुरुष। कौन समास? पहला कर्म कारक तत्पुरुष। ध्यान दीजिएगा, कर्म कारक तत्पुरुष, ठीक है। पहला क्या है? कर्म कारक तत्पुरुष। अब इसमें क्या करना है मेरे मित्रों? इसमें चलिए देखिए, इस समास में, ठीक है, इस समास में, या ऐसे लिखो, जब समस्त पद में, ऐसे लिख लो, जब समस्त पद में
जब समस्त पद, ये सब चर्चा कर चुके हैं। जब समस्त पद क्या होता है, सामासिक पद क्या होता है, चर्चा कर चुका हूँ। जब समस्त पद में या समस्त पद का, ऐसे लिख लो, जब समस्त पद का समास विग्रह करते समय, ठीक है, जब समस्त पद का समास विग्रह या समासिक पद कह सकते हो, समस्त पद का समास विग्रह किया जाता है तो, ठीक है, जब समस्त पद का समास विग्रह किया जाता है तो दोनों पदों के मध्य को विभक्ति का प्रयोग होता है। तो दोनों पदों के मध्य यहाँ पर ये समझिए कि कर्म कारक का जो विभक्ति है क्या होता है मित्रों, तो कर्म कारक का विभक्ति को होता है। क्या होता है, कर्ता ने कर्म को होता है। तो लिखेंगे जब समस्त पद का समास विग्रह किया जाता है तो दोनों पदों के मध्य किसके, अभी बताता हूँ, दोनों पदों के मध्य, ठीक है, को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए बहुत आसान सा परिभाषा में बना दिया। कारक विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष के कितने भेद हैं मित्रों, 6 भेद हैं। जो पहला भेद है, पहला प्रकार है, वो क्या है, कर्म कारक तत्पुरुष है। अब कर्म कारक तत्पुरुष क्या है, देखिए कि समस्त पद का, या जब हटा दो सेंटेंस, देखिए हाँ, समस्त पद का समास विग्रह किया जाता है। किसमें, हाँ, जब समस्त पद का समास विग्रह किया जाता है तो दोनों पदों में या दोनों पदों के मध्य को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। या आप ऐसे कह सकते हो, तत्पुरुष समास के समस्त पद का जब समास विग्रह किया जाता है तो उस समास विग्रह में को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए बहुत अच्छा है। जैसे हमने लिखा जेब कतरा, पहला एग्जाम्पल क्या लिख दिया, जेब कतरा। देखिए जेब कतरा। अब जो जेब कतरा है मित्रों, ये क्या है, ये समस्त पद है। जेब कतरा क्या है, समस्त पद है। अब अगर इसका सामासिक पद या समास विग्रह करते हो, समास विग्रह देखो ये क्या है, जेब कतरा का समास विग्रह क्या होगा या सामासिक पद क्या होगा, तो ये होगा जेब को कतरने वाला या जेब को काटने वाला। ठीक है, जेब को काटने वाला। देखिए जेब को काटने वाला, ठीक है, जेब को काटने वाला क्या कहलाता है, तो जेब कतरा का कहलाता है। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, जो को है, को क्या है, तो को कर्म कारक का विभक्ति है। को कर्म कारक, को क्या है, कर्म कारक का विभक्ति है। किसका विभक्ति है, कर्म कारक का विभक्ति है। ठीक भैया, इसीलिए यहाँ पर कौन सा कारक का प्रयोग हुआ, कौन सा तत्पुरुष है, तो भैया यहाँ पर कर्म कारक तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष है, देखो कर्म कारक तत्पुरुष है। जैसे हमने क्या लिख दिया, एक एग्जाम्पल और, जैसे हमने कहा कि, हाँ एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे हमने कहा कि वनगमन, ध्यान दीजिए। तब अब वन को गमन में जाना, देखिए ये समस्त पद हो गया। वन को गमन, देखिए अब यहाँ को किसका प्रयोग, किसका विभक्ति है मित्रों, तो को कर्म कारक की विभक्ति है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक तत्पुरुष हुआ। ठीक है, 6 प्रकार के होते हैं तत्पुरुष समास। कितने प्रकार के होते हैं, 6। तो पहला जो है प्रकार या पहला भेद है
कर्म तत्पुरुष है। मतलब पहला जो है, पहला चर्चा कर चुका हूँ भैया, कर्म कारक तत्पुरुष है। दूसरा करण कारक तत्पुरुष। दूसरा देखिए क्या है, करण कारक तत्पुरुष। ठीक है, करण कारक तत्पुरुष। अब इसमें देखिए करण कारक तत्पुरुष में देखिए करण का विभक्ति क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले सभी कारक के विभक्ति को याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर कारक के विभक्ति को या कारक के चिन्ह को या पासर्ग को अगर याद किए हो तो बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे कौन सा तत्पुरुष है, क्योंकि तत्पुरुष समास में हमेशा कारक चिन्हों का या कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है। ठीक है, अब दूसरा है करण कारक तत्पुरुष। इसमें क्या होता है भैया, इसमें देखिए से के द्वारा, इसका जो विभक्ति है क्या है, से या लिखेंगे के द्वारा। ठीक है, से के द्वारा ये विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका विभक्ति, करण कारक तत्पुरुष का विभक्ति क्या है, से है या के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रश्न और, साधन भी, साधन कर सकते हो या माध्यम। ठीक है, साधन या माध्यम इसका भी प्रयोग होता है। साधन किसका विभक्ति कह सकते हो, तो कर्ण कारक तत्पुरुष का विभक्ति। माध्यम, जैसे हमने कहा था कि कल्लू ने कुत्ते को कटारी से मारा। जब हम पढ़ा रहे थे आपको तत्पुरुष समास, जब हम आपको कारक पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि क्या बताए थे, कल्लू ने कुत्ते को कटारी से मारा, तो कटारी क्या हुआ, कुत्ते का मारने का साधन हुआ। ठीक है, माध्यम हुआ मारने का। इसीलिए यहाँ पर कौन सा कारक विभक्ति है, तो यहाँ पर जो से है कर्ण कारक का विभक्ति है। अब देखिए लिखेंगे तो लिखिए परिभाषा में दोनों पदों के मध्य, परिभाषा में लिख सकते हैं आप, छोटा छोटा परिभाषा है, बहुत कठिन नहीं है, याद किया जा सकता है। ठीक है, दोनों पदों के मध्य, या ऐसे लिए शॉर्टकट में लिखिए दोनों पदों के मध्य, दोनों पदों के मध्य। अब कौन सा पद भैया, समस्त पद में दो पद हैं, दोनों पदों के मध्य। ठीक है, दोनों पदों के मध्य करण कारक, ऐसे लिखिए करण कारक की विभक्ति। ठीक है, से के द्वारा, क्या लिखेंगे भैया आप, से के द्वारा का प्रयोग होता है। से के द्वारा का प्रयोग होता है, से के द्वारा का प्रयोग होता है। ठीक भैया, देखिए दोनों पद, कौन सा पद, जो समस्त पद है, या समस्त पद के मध्य में करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का प्रयोग होता है। ठीक है, वहाँ पर क्या हो जाता है, समास विग्रह। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए मित्रों, जैसे मैंने कह दिया कि रेल यात्रा, ध्यान दीजिए, रेल यात्रा, हमने लिख दिया रेल यात्रा। अब ये रेल यात्रा जो है ये समस्त पद है। अब इसका समास विग्रह अगर हम करते हैं, या भैया समासिक पद निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, रेल यात्रा का समास विग्रह क्या होगा, तो रेल यात्रा का समास विग्रह रेल से यात्रा, क्या हो जाएगा, रेल से यात्रा। अब ये ध्यान दीजिए कि जो से है, ये से क्या है, ये कारक चिन्ह है, इससे विभक्ति है। किसका विभक्ति है, तो करण कारक की विभक्ति है। इसलिए समास को कौन सा समास कहते हैं, करण कारक तत्पुरुष समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं, करण कारक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे हमने कहा कि तुलसीकृत, एक एग्जाम्पल और देख लिए, तुलसीकृत। ठीक है, तुलसीकृत,
यहाँ लिखे तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत। हाँ देखिए, तुलसी के द्वारा कृत, ठीक है। देखिए, से का भी प्रयोग होगा, के द्वारा भी प्रयोग होगा, साधना और माध्यम का प्रयोग भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, जग हंसाई, जग द्वारा हंसाई। एक एग्जाम्पल और मैं बोल रहा हूँ आपको, जग हंसाई में कौन सा समास है, ऐसे प्रश्न आ जाएगा, जग हंसाई में कौन सा समास है। देखिए, जग हंसाई, जग हंसाई में कौन सा समास है भैया, तो जग हंसाई में, ठीक है, जग हंसाई में कौन सा समास है, तो इसको देखिए, इसमें कारक चिन्ह कौन सा प्रयोग हुआ है, जग द्वारा हंसाई, ठीक है, जग द्वारा हंसाई, जमी संसार, जग द्वारा हंसाई कौन समास है, जग द्वारा हंसाई। अब यहाँ द्वारा आ गया ना, ठीक है, तो यहाँ पर भी कर्ण विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये समास क्या है, कर्ण तत्पुरुष समास है। चलिए एक प्रश्न और याद कर लीजिए, जैसे रत्न जड़ित, रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित, यहाँ पर से आ गया ना, तो यहाँ पर भी कर्ण तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे मेरे मित्रों। चलिए, जो तीसरा है वो है संप्रदान तत्पुरुष, जो तीसरा है संप्रदान कारक तत्पुरुष। चलिए, संप्रदान इसे लिखिए, जो तीसरा है संप्रदान, संप्रदान कारक, कारक तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ये तीसरा है संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। देखिए क्या है, इसका विग्रह करते समय, लिखिए ऐसे लिखिए, विग्रह करते समय, विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य या समस्त पद के मध्य, जो भी लिख लो, समस्त पद के मध्य, समस्त पद के मध्य। यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, संप्रदान कारक का विभक्ति क्या होता है, संप्रदान कारक का विभक्ति के लिए होता है। क्या होता है विभक्ति, के लिए, ठीक है। संप्रदान कारक का विभक्ति क्या है मित्रों, तो के लिए है। अब देखिए, समस्त पद विग्रह करते समय, समस्त पद के मध्य, विग्रह करते समय समस्त पद के मध्य के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, ठीक है। संप्रदान कारक तत्पुरुष समास में कौन सी विभक्ति लगती है, तो विभक्ति है के लिए। के लिए किसकी विभक्ति या कारक चिन्ह है, तो के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है या विभक्ति है। विग्रह करते समय मतलब इसका विस्तार करते समय, ठीक है, विस्तार करते समय समस्त पद के मध्य में जो के लिए है ये कारक चिन्ह है या विभक्ति है, के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कहा विद्यालय, हमने कहा विद्यालय, विद्यालय, अब विद्यालय समस्त पद है। विद्यालय कौन सा पद है, तो विद्यालय समस्त पद है, ठीक है। अब विद्यालय का समास विग्रह करते हैं तो विद्या के लिए आलय, क्या होता है भैया, विद्या के लिए आलय, ठीक है, विद्या के लिए आलय। फिर हमने कह दिया रसोई घर, हम क्या कह दिए, रसोई घर, रसोई घर। रसोई घर का अगर समास विग्रह करते हैं तो होता रसोई के लिए घर, क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर, हाँ ठीक है, रसोई के लिए घर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और कर लीजिए, जैसे हमने कहा, हमने कह दिया न्यायालय, न्याय के लिए आलय। चलो यहाँ तक हो गया ना, ऊपर लिख लेंगे थोड़ा सा। हमने कह दिया न्यायालय, न्याय के लिए आलय। हमने कह दिया न्यायालय,
न्यायालय। न्यायालय क्या है? तो न्यायालय समस्त पद है, ठीक है। और न्यायालय का समास विग्रह तो न्याय के लिए आलय, न्याय के लिए आलय, ठीक है, न्याय के लिए आलय। फिर हमने कह दिया कि डाकगाड़ी, डाकगाड़ी, ठीक है। तो डाक के लिए गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, ध्यान दीजिए। फिर हमने कह दिया विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद, हमने कह दिया विधान परिषद। अब विधान परिषद का अगर समास विग्रह करेंगे तो विधान के लिए परिषद, क्योंकि विधान क्या है? नियम बनाया जाता है, विधान ही नियम होता है। विधान के लिए परिषद, विधान के लिए परिषद, ध्यान दीजिएगा। अब फिर मैंने कह दिया रेल भाड़ा या हाँ ठीक है, रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा, किसके लिए भाड़ा? रेल के लिए भाड़ा, हाँ, रेल के लिए भाड़ा। फिर हमने लिख दिया कि बलि पशु, ठीक है। तो हो जाएगा बलि के लिए पशु या बलि के लिए पशु। अगर हमारे प्रिय मित्र, अगर प्रश्न आ जाएगा पशु बलि, ध्यान दीजिए, पशु बलि आ जाएगा और एक है बलि पशु, दोनों में बहुत अंतर है, अगर आएगा पशु बलि, अगर आ गया बलि पशु तो बलि के लिए पशु हो जाएगा। तो यहाँ पर के लिए विभक्ति का प्रयोग हुआ। के लिए किसमें प्रयोग होता है? तो के लिए हमेशा किसमें प्रयोग होता है? संप्रदान में प्रयोग होता है, इसलिए संप्रदान कारक तत्पुरुष कहलाते हैं। लेकिन पशु बलि, पशु के लिए बलि, ठीक है, पशु बलि का अगर पशु बलि का हम समास विग्रह करते हैं तो आ जाएगा पशु की बल या पशु का बल, ठीक है। अब पशु का बलि, पशु का आ गया तो का किस में आता है? का की के नानी ने रारी रे, तो ये संबंध हो जाएगा, ठीक है। अब आगे का चर्चा हम करते हैं। जैसे हमने लिख दिया हथकड़ी, ठीक है, हथकड़ी प्रश्न आ जाएगा, हथकड़ी में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो इसको तोड़िए, हाथ के लिए कड़ी के लिए आ गया। जब के लिए आ गया मित्रों तो यहाँ पर हमेशा संप्रदान कारक तत्पुरुष होगा। क्या होगा? संप्रदान कारक तत्पुरुष होगा। चौथा देखिए, जो तत्पुरुष समास का भेद है, ठीक है, विभक्ति, जो देखिए, हाँ, जो संप्रदान, जो तत्पुरुष समास का भेद 6 है, उसमें से जो चौथा भेद है मेरे प्यारे मित्र वो है अपादान कारक तत्पुरुष। क्या है? अपादान कारक तत्पुरुष, अपादान कारक तत्पुरुष। इसमें फिर वही परिभाषा बोध में पढ़ना है। लिखिए, अब इसका प्रयोग क्या होता है? इसका प्रयोग भी से होता है। यहाँ समझने योग्य बात क्या है? अभी मैं देखिए, करण जो था मित्र, थोड़ा सा समझ लीजिए ना, कन्फ्यूज हो जाएगा। जो करण कारक था, करण कारक में से का प्रयोग होता, लेकिन इस से का अर्थ क्या होता था? के द्वारा, या इसका माध्यम हो जाता था या तो साधन हो जाता था, ठीक है, साधन। मेरे प्यारे मित्र, जो करण कारक है, कर्ण कारक का जो विभक्ति है से, और उस से का अर्थ हो जाता था के द्वारा या माध्यम या साधन। लेकिन यहाँ पे जो से है, अपादान कारक का जो विभक्ति से है, इसका मतलब होता है अलगाव। क्या होता है? अलगाव या तुलना, या क्या होता है? तुलना। जो अपादान कारक का से है, इससे का अर्थ अलगाव या तुलना। जो कर्ण का विभक्ति से है, इसका अर्थ होता है के द्वारा, माध्यम या साधन। अब देखिए करते हैं, हाँ,
से का प्रयोग अलग या तुलना के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, या आप लिखना चाहे परिभाषा तो आप लिख सकते हैं कि समस्त पद में, ठीक है, समस्त पद में ऐसे लिख सकते हैं कि अपादान कारक तत्पुरुष के समस्त पद में जब विभक्ति से का प्रयोग कर दिया जाता है तो वहाँ पर अपादान कारक तत्पुरुष होता है। ऐसे लिखिए, या कोई बहुत ज़्यादा इस परिभाषा बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिभाषा कभी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। केवल इतना आप जान लीजिए कि इसमें समस्त पद में, या ऐसे लिख लीजिए समस्त पद में, या ऐसे लिखिए इस समास के समस्त पद में, हाँ समस्त पद में, इस समास के समस्त पद में, ठीक है, से विभक्ति से, ऐसे लिखिए विभक्ति से, इसको क्वेश्चन बना लीजिए, से का प्रयोग किया जाता है, से का प्रयोग किया जाता है, से का प्रयोग किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए क्या है कि अब ये जो से है, इससे का अर्थ मैं बता दिया हूँ। इससे का अर्थ क्या होगा? तुलना, या क्या होगा इसका? अलगाव। देखिए जैसे मैं लिख दिया देश निकाला, देश निकाला, ठीक है, देश निकाला, ये समस्त पद है। अब देखिए देश निकाला समस्त पद है, इसका समास विग्रह अगर हम करेंगे, इसका समास अगर विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा? देश से निकाला। किससे हो जाएगा? देश से निकाला। अब ये बताओ यहाँ पर अलगाव हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर अलगाव हो रहा ना, देश निकाला, देश से निकाला, इससे का मतलब क्या हो गया? अलगाव हो रहा ना, अलगाव हो रहा ना, क्योंकि देश से निकाला गया तो पूरी तरीके देश से अलग हो गया। फिर मैं कह दिया कि पद मुक्त, हमने कह दिया पद मुक्त, पद मुक्त, तो पद से मुक्त क्या हो जाएगा? पद से मुक्त। हमने किया कि पथभ्रष्ट, हमने क्या? पथभ्रष्ट, हमने कहा ऋण मुक्त, क्या कह दिया? ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से पूरी तरीके से ऋण से अलग हो गया ना, पूरी तरीके ऋण से अलग हो गया, मतलब ऋण से क्या हो गया मित्रों? मुक्त। हमने कहा मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट, ठीक है, मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट, पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, ठीक है। ये क्या है? तो ये विभक्ति के आधार पर जो 6 भेद होते हैं, चौथा भेद अपादान। तो जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास के जो 6 भेद होते हैं, 4 कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर 5वां भेद देखते हैं, क्या है? संबंध कारक तत्पुरुष है। 5वां क्या है? तो 5वां संबंध कारक तत्पुरुष है। क्या है? संबंध कारक तत्पुरुष है, ठीक है, संबंध कारक तत्पुरुष से 5वां है। अब देखिए यहाँ पर चर्चा हम ये कर लेते हैं कि जो संबंध कारक तत्पुरुष है, संबंध की जो विभक्ति होती है क्या होती है? तो का, की, के, ठीक है, फिर ना, नी, ने, फिर रा, री, रे, ये क्या है? तो ये संबंध कारक तत्पुरुष की विभक्ति है। अब यही संबंध कारक विभक्ति, जो संबंध कारक की विभक्ति है, का, की, के, ना, नी, रे, यही प्रयोग होता है। लेकिन इतना आप जानिए कि जो संबंध कारक तत्पुरुष है, इसमें केवल का, की, के का प्रयोग होता है। कितना परसेंट? तो 99% केस में प्रयोग होता है का, की, के, ना, का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे का बहुत कम प्रयोग होता है। अब हम मित्रों क्या करेंगे कि इस समास में समासी पद का लिखिए, इस या लिख लिए, इसमें ऐसे लिख लीजिए, इसमें समस्त पद इसमें समस्त पद के दोनों पदों में
दोनों पदों में विभक्ति, दोनों पदों में विभक्ति, दोनों पदों में विभक्ति का, की, के का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए। इसमें समस्त पद के दोनों पदों में, दोनों पदों में विभक्ति का, विभक्ति का, की, के, का, की, के का प्रयोग होता है। देखिए जैसे बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे हमने कहा राज्यादेश, हमने क्या कह दिया, राज्यादेश, ठीक है। राज्यादेश ये समस्त पद है, ये क्या समस्त पद है। अब जो समास विग्रह होगा, समास विग्रह होगा, इसमें क्या होगा कि राजा का देश, किसका देश, राजा का देश। अभी समझ लीजिए, फिर मैं लिख दिया, फिर लिख दिया जलधारा, क्या लिख दिया, जलधारा। फिर जलधारा का समास विग्रह क्या होगा, जल की धारा, जल की धारा। फिर मैं लिख दिया कि राजमाता, ठीक है, राजमाता, राजमाता लिख दिया, क्या लिख दिया, राजमाता। राजमाता मतलब राजा की माता, राजा, राजा की माता, ठीक है। क्या लिया, राजमाता, राजा की माता। फिर लिख दिया शांति दूत, क्या लिख दिया मित्रों, शांति दूत, शांति दूत, शांति, हाँ शांति दूत। देखिए शांति का दूत, का दूत, ये सब क्या है मित्रों, तो ये सब संबंध कारक तत्पुरुष है। कैसे तत्पुरुष है, संबंध कारक तत्पुरुष है, ठीक है। अब हम जो अंतिम और लास्ट है, अंतिम और लास्ट है तत्पुरुष समास के भेद जो 6 होते हैं, 6वां भेद अंतिम है, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। 6वां क्या है, आइए चर्चा कर। देखिए बहुत अच्छी टॉपिक है मित्रों, आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। चलिए, अधिकरण कारक तत्पुरुष क्या है, 6वां है अधिकरण कारक तत्पुरुष, कारक तत्पुरुष, अधिकरण कारक तत्पुरुष। देखिए अब अधिकरण कारक की जो विभक्ति है क्या होता है, तो में होता है और पर होता है। में पर अगर प्रश्न आता है में पर किसकी विभक्ति है, किस कारक की विभक्ति है, तो आप कहते हो कि अधिकरण कारक की विभक्ति है। एक विभक्ति और है, ऊपर भी आ सकता है। जैसे लिख लेंगे, थोड़ा परिभाषा लिखेंगे कि समस्त पद के समास विग्रह में, या लिखिए ऐसे, इसमें या इस समास के समस्त पद, इस समास के समस्त पदों के मध्य विभक्ति में पर ऊपर का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए मित्रों, प्रश्न है कि अधिकरण कारक तत्पुरुष समास पढ़ाया जा रहा है और अधिकरण कारक का जो विभक्ति है वो में पर ऊपर है। अब ऐसे अभी देखिए आ जाएगा कि काव्य निपुण, पहला जो है वो है काव्य निपुण, ठीक है। तो ये समस्त पद है, ये समस्त पद है, और समस्त पद ये समासिक पद है, या कहते हैं समास विग्रह। ये क्या है, समास विग्रह। और समास विग्रह क्या है, काव्य निपुण, मतलब काव्य में निपुण। किस में निपुण है, तो काव्य में निपुण। ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मेरे मित्र देखेंगे कि मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, किन में श्रेष्ठ भैया, मुनियों में श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। फिर एग्जाम्पल और ले लेंगे, कार्य कुशल, कार्यों में कुशल, कार्यरत,
ठीक है, कार्य में रत, कार्य में रत। हमने कह दिया कार्य कुशल, क्या कह दिया, कार्य कुशल, कार्यों में कुशल, क्या कह दिया भैया, कार्यों में कुशल। ठीक है, तो ये सब कैसे एग्जाम्पल हैं, ये सब अधिकरण कारक तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं मित्रों। ठीक है, फिर हमने कह दिया जलमग्न, जल में मग्न, क्या कह दिया, जलमग्न, जल में मग्न, ये सब कैसे हैं, तत्पुरुष कारक हैं मित्रों। समास आज समाप्त हो गया और समास की 3 लेक्चर मेरे द्वारा बनाए गए हैं। मेरे द्वारा जो साझा किया गया है आपसे लेक्चर के बारे में, वो 3 लेक्चर बनाए गए, 3 वीडियो बनाए गए हैं। मित्रों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि उन तीनों लेक्चरों को ध्यानपूर्वक देखें, पढ़ें और नोट बनाएं। ठीक है, ये ऐसी टॉपिक, ऐसी हिंदी पढ़ाई जा रही है आपको कि ये सिविल सेवा से लेकर के सबसे लो पायदान पर जाया जाए तो जितने भी एग्जाम में, जितने एग्ज़ाम हैं, ठीक है, चाहे SI हो, UPP हो, रेलवे हो, PCS हो, ठीक है, इन सब में हिंदी का सिलेबस अगर है तो इन टॉपिक से प्रश्न ज़रूर पूछी जाएगी, चाहे जितने बड़े एग्ज़ाम हो, क्योंकि एकदम लो से लेकर हाई लेवल तक समास या हिंदी की जितनी भी टॉपिक पढ़ाए मित्रों बहुत अच्छे से समझाए हैं। आज की लेक्चर बस इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं नए जोश नए जुनून के साथ। अगले वीडियो में कुछ अच्छे से टॉपिक लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।